तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस हमने पढ़ी थी। अब हम जो है टॉपिक है वो पढ़ते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का। प्राइमरी हेमोस्टेसिस आपने पढ़ा था कि जो है एक टेम्पररी जो है प्लेटलेट प्लग बनता है जो कि वीक होता है, उसको फिर जो है स्टेबलाइज करने के लिए हम सेकेंडरी हेमोस्टेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, वो प्लेटलेट प्लग स्टेबलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन, तो ये सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन पाथवेज। 3 पाथवेज हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवेज। इन पाथवेज को यूज़ करके जो है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होती है। और अब हम इन एक एक पाथवेज को पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 पाथवेज हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के, एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। याद रखें, ये जो कॉमन पाथवे है ये भले हमारी जो है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस अगर इंट्रिंसिक पाथवे से हो रही हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो रही हो, कॉमन पाथवे दोनों में यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम है क्या, कॉमन पाथवे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में 3 पाथवेज यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें जो कॉमन पाथवे है वो दोनों में यूज़ अलग हो रहा होता है। भले अगर हेमोस्टेसिस इंट्रिंसिक पाथवे से हो तब भी कॉमन पाथवे यूज़ होगा, या अगर हेमोस्टेसिस हमारी जो है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस अगर इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो रहा है तो भी हमारा कॉमन पाथवे यूज़ होगा। तो इसलिए पहले हम जो है कॉमन पाथवे को पढ़ते हैं, कॉमन पाथवे कैसे होता है और इससे जो है हमारी सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कैसे हो रही होती है। तो कॉमन पाथवे में क्या होता है, पहले हमारे जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना, ये दोनों जो है या भले इंट्रिंसिक पाथवे से हो रही हो हेमोस्टेसिस या एक्सट्रिंसिक पाथवे से, इन दोनों के पाथवे के नतीजे में एक हमारा जो है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बन रहा होता है। सही है, फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 से ही आगे जो हमारी कॉमन पाथवे प्रोसीड कर रहा होता है। तो हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कहाँ से आता है, या तो इंट्रिंसिक पाथवे से आता है या एक्सट्रिंसिक पाथवे से आता है। ठीक है, फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को यूज़ करके हमें हमारे आगे जो है कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम कॉमन पाथवे कहते हैं। अब देखते हैं कि ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 से आगे कैसे चीज़ें हो रही होती हैं। तो कॉमन पाथवे में क्या होता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 होता है ना, वो एक्टिवेटेड फैक्टर 5 से मिलके, ठीक है, फैक्टर 2 को फैक्टर 2A में कन्वर्ट कर देता है। सही है, मतलब फैक्टर 2 को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो फैक्टर 2 को हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, और जब वो एक्टिवेट होके फैक्टर 2A बनाता है तो उसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। तो कॉमन पाथवे में पहले तो यही हो रहा था, फैक्टर 10 जो है फैक्टर 5A से मिलके, ठीक है, फैक्टर 5 एक्टिवेटेड कहाँ से हुआ, फैक्टर 5 से हुआ। ठीक है, फैक्टर 5 एक्टिवेटेड होके फैक्टर 5A बना लिया। ठीक है, तो फैक्टर 10 है फैक्टर 5A से मिलके जो है हमारे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, फैक्टर 2 को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर 2A में उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। अभी ये जो थ्रोम्बिन बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लूटिंग में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जो भी हमारी क्लूटिंग वगैरह मेजर हो रही होती है वो ये थ्रोम्बिन ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये एक्टिवेटेड फैक्टर 2 है ना, थ्रोम्बिन, ये आगे सारे एक्टिव जो क्लूटिंग फैक्टर्स हैं ना उन सबको एक्टिवेट करता है। सही है, जो क्लूटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो क्या कहा, फैक्टर ऑफ थ्रोम्बिन जैसे फैक्टर 2A कहते हैं, इसकी एंजाइम इन क्लोट फॉर्मेशन, इट एक्टिवेट्स एवरी अदर फैक्टर। तो ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा होता है, फैक्टर 1 है जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, उसको अपने एक्टिवेटेड फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फाइब्रिनोजन पड़ा था ना, ठीक है, इसको एक्टिवेट करके फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। एक और काम करता है थ्रोम्बिन, ये जो हमारा फैक्टर 13 है ना, इसको एक्टिवेट करके फैक्टर 13A में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फैक्टर 13A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करके फाइब्रिन में बनाया था ना, अब इन फाइब्रिन को जो है इकट्ठा करने में, एग्रीगेट करने में फैक्टर 13A काम कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या किया, थ्रोम्बिन ने 13 को 13A में कन्वर्ट कर दिया, और 13A ने क्या किया, और फाइब्रिन को क्रॉस लिंक किया। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करके स्टेबल फाइब्रिन क्लोट बना दिया, और स्टेबल फाइब्रिन क्लोट को ही जो है हम सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कह रहे होते हैं। तो ऐसे ही कॉमन पाथवे से दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बाद हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है, और आखिर में एक स्टेबल फाइब्रिन क्लोट बन जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। अब यहाँ पे जो है फाइब्रिन के क्लोट बन जाएगा ना, ठीक है, फाइब्रिन बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक होके यहाँ पे जो है क्लोट बना देंगे, तो फिर क्या होगा, वो हेमोस्टेसिस हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर वो स्टेबल होगा और फिर यहाँ से कोई भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है इससे हमारी सेकेंडरी हेमोस्टेसिस पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन पाथवे। अब हम पढ़ते हैं कि ये हमारा जो फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 था, जो कि कॉमन पाथवे को यूज़ कर रहा था, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 आता कैसे है। वो मैंने आपको कहा, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 या तो इंट्रिंसिक पाथवे से आता है या एक्सट्रिंसिक पाथवे से आता है। तो अब हम पढ़ते हैं इन दोनों पाथवेज़ को कि ये दोनों पाथवेज़ आखिर में मिला के एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कैसे प्रोड्यूस करते हैं।
तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे में आप याद रखें जो फैक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं वो ये होते हैं 12, 11, 9 और 8। ये फैक्टर्स जो है इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ हो रहे होते हैं। और आप याद रखें इंट्रिंसिक पाथवे की जो लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं वो पीटीटी है। मतलब पीटीटी को यूज़ करके हम इन फैक्टर्स की जो भी है एक्टिविटी वगैरह मेजर कर सकते हैं। और इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर या यूज़ हो रहे होते हैं वो 7 और 3 होते हैं। और इसकी जो एक्टिविटी हम लेबोरेटरी टेस्ट से मेजर करते हैं वो पीटी टेस्ट होती है। अब आप बहुत बार जब दूसरे मॉड्यूल वगैरह पढ़ लेते हैं तो आप भूल जाते हैं कि जो है इंट्रिंसिक पाथवे की जो लेबोरेटरी टेस्ट मेजर करते थे वो पीटीटी थी या पीटी थी। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे मतलब एक इंट्रिंसिक जो है मैकेनिज्म है। और ये इसको याद रखें, प्लेइंग टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आपको पता है एक इंडोर गेम है, तो प्लेइंग टेबल टेनिस इज़ फॉर इंट्रिंसिक पाथवे। और प्लेइंग टेनिस आपको पता है जो है आउटडोर गेम है, तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होती है। सही है, तो ये एक निमोनिक यूज़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फैक्टर्स की एक्टिविटी पीटी से मेजर करते हैं या पीटीटी से। तो मैंने क्या कहा, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए पीटी, ठीक है, प्लेइंग टेनिस, और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए पीटीटी मतलब प्लेइंग टेबल टेनिस। अब जो है इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव सरफेस होता है वो क्या कर देता है, ये फैक्टर 12 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सही है, तो वो नेगेटिव सरफेस पॉलीएनाइन सरफेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है या कोई भी नेगेटिवली चार्ज सरफेस हो सकता है, जैसे कोलेजन है, बेसमेंट वगैरह है। ठीक है, ये अगर फैक्टर 12 से जो है कांटेक्ट में आएंगे ना, तो उसको एक्टिवेट करके फैक्टर 12A में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो है कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा। सही है, इसलिए इसको कोगुलेशन कैस्केड कहते हैं। जब भी फैक्टर 12A बन गया ना, तो फैक्टर 12A एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। सही है, 12 के बाद 11 आया, तो फैक्टर 12A ने एक्टिवेट कर दिया फैक्टर 11 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। फिर इस फैक्टर 11 के बाद देखिए 9 आता है, तो फैक्टर 11A ने कन्वर्ट कर दिया फैक्टर 9 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। ठीक है, 9 आ गया। अब ये जो फैक्टर 9A है ना, ठीक है, फैक्टर 9A जो है 8A के साथ मिलके जो फैक्टर X को कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर XA में। ठीक है, फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर 10A में। और आपको पता है फैक्टर 10A ही जो है कॉमन पाथवे को स्टार्ट करता है। सही है, तो आखिर में इसमें क्या बन जाता है, फैक्टर 10A बन जाता है। कैसे बना, पहले कोई भी नेगेटिव सरफेस था, उसने फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 12 ने फैक्टर 11 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 11 ने 9 को एक्टिवेट किया, और फिर 9 जो है 8 के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में 10A में। और ये 10A यूज़ हो गया कॉमन पाथवे में। कॉमन पाथवे को यूज़ करके फिर आखिर में क्या बना देगा, स्टेबल क्लॉट। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे था। ये कोई भी नेगेटिव सरफेस है, ठीक है, कोलिजन बेसमेंट वगैरह कोई भी हो गया, उसने फैक्टर 12 को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर 12A में। सही है, तो फैक्टर 12A ने क्या किया, फैक्टर 11 को कन्वर्ट कर दिया उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में 11A में। 11A ने क्या किया, 9 को कन्वर्ट कर दिया उसके जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में 9A में। और 9A ने क्या किया, फैक्टर 8 के साथ मिलके फैक्टर 8A के साथ, ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 8 के साथ मिलके फैक्टर 10 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फैक्टर 10A में। और फैक्टर 10A अब यूज़ होगा कॉमन पाथवे में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, स्टेबल क्लॉट बन जाएगा। सही है, यहाँ पे फाइब्रिन मेश स्टेबलाइजेज द प्लेटलेट प्लग। अब हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे से जो है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कैसे हो रही होती है। ठीक है, कोई भी जो है डैमेज टिश्यू वगैरह होता है ना, वो टिश्यू फैक्टर रिलीज़ करता है, जिसको हम फैक्टर 3 कहते हैं। ठीक है, तो डैमेज टिश्यू क्या करते हैं, फैक्टर 3 रिलीज़ करते हैं, जैसे हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। तो टिश्यू फैक्टर जब रिलीज़ होता है वो क्या कर देता है, फैक्टर 7 को जो है कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 7 के एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो टिश्यू फैक्टर ने क्या किया, फैक्टर 7 को कन्वर्ट कर दिया उसके जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब ये टिश्यू फैक्टर और एक्टिवेटेड फैक्टर 7 मिलके जो है फैक्टर 10 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और ये फैक्टर 10 फिर कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, कॉमन पाथवे में। ठीक है, कॉमन पाथवे में यूज़ होके स्टेबल क्लॉट बना देगा। तो ये हमारा था एक्सट्रिंसिक पाथवे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे को आप ध्यान में रखें कि उसकी जो एक्टिविटी मेजर करते हैं वो कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट से मेजर करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। ठीक है, पीटी टेस्ट। तो इसको याद रखने का, जब भी मैंने आपको निमोनिक बताया था, प्लेइंग टेनिस आपको पता है बाहर ही खेला जाता है, तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है प्लेइंग पीटी टेस्ट। तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें क्या है, टिश्यू फैक्टर है। ठीक है, जो कोई भी टिश्यू वगैरह अगर डैमेज होता है ना, तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। टिश्यू फैक्टर क्या करता है, फैक्टर 7 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो है टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 जो है, दो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 जो है दोनों मिलके जो है फैक्टर 10 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फैक्टर 10 जो है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 अब कॉमन पाथवे में यूज़ होके फाइब्रिन क्लॉट बना देता है। ठीक है,
तो ये थे हमारे 3 कोगुलेशन के पाथवेज। ये यहाँ पे जगह बहुत खाली हुई छोड़ी हुई है, आप ये जो है चीज़ें यहाँ पे लिख लेना। अब फैक्टर्स के कुछ खास फीचर्स हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस है ना, ये लिवर में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो गई या विटामिन के कम हो गया या लिवर में कुछ मसले मसाइल हो गए तो सबसे पहले जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स कम होंगे वो कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ठीक है। फैक्टर 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी और एस। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किस में बनते हैं, लिवर में विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स आपको याद करना ज़रूरी है। और इन विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स में भी जो सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है वो किसकी है, प्रोटीन सी की है। अब शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ प्रोटीन सी की है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी में विटामिन के की डिफिशिएंसी हो गई या कोई मसले मसाइल हो गए, जो सबसे पहले फैक्टर कम होगा ना वो होगा प्रोटीन सी। और फैक्टर्स में से जो सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है वो किसकी, फैक्टर 7 की हाफ लाइफ है। मतलब वैसे तो प्रोटीन सी की जो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, पर फैक्टर्स जो है ना क्लोटिंग फैक्टर्स, उनमें से जिसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है वो कौन सा है, फैक्टर 7 है। तो अगर लिवर डिजीज़ हो गई या कोई भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो क्लोटिंग फैक्टर सबसे पहले जो कम होगा वो कौन सा होगा, फैक्टर हमारा 7 होगा, ठीक है। और विटामिन के की डिफिशिएंसी होने की वजह से जो लेबोरेटरी टेस्ट हमारी सबसे पहले अब नॉर्मल आएगी वो कौन सी आएगी, पीटीटी आएगी या पीटी आएगी, आप जो बताएं। विटामिन के की डिफिशिएंसी होने पे जो सबसे पहले एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट आएगी वो पीटीटी आएगी या पीटी आएगी। ज़ाहिर है सबसे पहले जो आपको पता है शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ 7 की है, तो 7 सबसे पहले कम होगा, ठीक है। तो 7 सबसे पहले होगा, ये बाद में होंगे, ठीक है। 9, 10 वगैरह ये बाद में होंगे, सबसे पहले 7 कम होगा। तो सबसे पहले जो एबनॉर्मल टेस्ट किसकी आएगी, पीटी की आएगी, क्योंकि पीटी टेस्ट जो है किसका लेवल में जो है डिटरमाइन कर रही होती है, 7 और 3 फैक्टर्स का। तो 7 अगर सबसे पहले कम होगा तो पीटी सबसे पहले एबनॉर्मल होगी। उसके बाद जो है ये 9, 10 फैक्टर ये वगैरह कम होंगे, उसके बाद जो है पीटीटी एबनॉर्मल होगी। सही है, सबसे पहले तो क्या होगी, पीटी एबनॉर्मल होगी, क्योंकि सबसे पहले जो है फैक्टर 7 कम होता है शॉर्टेस्ट ऑफ लाइफ की वजह से। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 के रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है इंट्रिंसिक पाथवे में काम आता है, ठीक है। 12 जो है 11 को एक्टिवेट करता है, ऐसे पूरा जो इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा होता है। इसी तरीके से फैक्टर 12 जो है इंट्रिंसिक पाथवे में काम आने के साथ साथ कुछ दूसरे और भी काम कर रहा होता है, जैसे कि ये जो है कैलिकैरिन को एक्टिवेट करता है। अब ये कैलिकैरिन मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। कैलिकैरिन क्या करता है, हाई मोलिकुलर वेट काइनेनोजिन है ना, इसको कन्वर्ट कर देता है ब्रेडिकाइनिन में। और ब्रेडिकाइनिन आपको पता है वेजोडाइलेशन, पेन, कफ वगैरह ये काज कर रहा होता है। तो फैक्टर 12 जो है इनडायरेक्टली क्या कर रहा होता है, ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स बढ़ा रहा होता है। और मैंने आपको रीनल मॉड्यूल में पढ़ाया था कि इस ब्रेडिकाइनिन को तोड़ता कौन है। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताओ, अगर ये ब्रेडिकाइनिन ठीक है बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, इसको तोड़ता कौन है, अगर आपको रीनल मॉड्यूल से याद हो। इस ब्रेडिकाइनिन को तोड़ता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो वो उसको तोड़ता है। बहरहाल आप इसे समझ लें कि यहाँ पे जो है फैक्टर 12 इनडायरेक्टली ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स को बढ़ा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कैलिकैरिन। कैलिकैरिन क्या करता है, हाई मोलिकुलर वेट काइनेनोजिन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और ब्रेडिकाइनिन किस में काम आ रहा होता है, वेजोडाइलेशन में, पेन में, कफ वगैरह में काम आ रहा होता है। और यही कैलिकैरिन जो है एक और भी काम कर रहा होता है। ये कैलिकैरिन क्या करता है, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में भी कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ये प्लाज्मिन क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा फाइब्रिन का क्लोट बना था ना, इस फाइब्रिन के क्लोट को जो है तोड़ता है, ठीक है। फाइब्रिनोलाइसिस कराता है, ठीक है। इस फाइब्रिन का ये क्लोट है ना, इसको फाइब्रिनोलाइसिस कराता है। कौन का फाइब्रिनोलाइसिस काज कराता है, प्लाज्मिन। तो ये फाइब्रिनोलाइसिस होने की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज्ड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ज़ाहिर है फाइब्रिन के टूटने की वजह से फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, डी डाइमर वगैरह ये हो गए। तो क्या हुआ, ये जो हमारा फैक्टर 12 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, एक तो ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इनडायरेक्टली बढ़ा रहा होता है और फैक्टर 12 इनडायरेक्टली हमारा फाइब्रिनोलाइसिस भी काज करा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हैंस एक्टिवेटेड फैक्टर। तो ये फैक्टर 12 इनडायरेक्टली क्या करा रहा होता है, फाइब्रिनोलाइसिस भी काज करा रहा होता है। और फैक्टर रिलेटेड बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो एक याद रखेंगे। फैक्टर 8 जो है वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर से बाउंड होता है, ठीक है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस होने से पहले, प्राइमरी हेमोस्टेसिस आपको पता है वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस होने से पहले जो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर किससे बाउंड होता है, फैक्टर 8 से।
और विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स में जो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ फैक्टर्स में 7 की थी और लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी है, फैक्टर 2 की है, जिसको थ्रोम्बिन कहते हैं। तो क्या है, फैक्टर 2 थ्रोम्बिन, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। और ये आपको पता है फैक्टर 2 क्या करता है, दूसरे फैक्टर्स को भी एक्टिवेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोगुलेशन पाथवेज और काइनेन पाथवेज का टॉपिक पूरा हो जाता है।